वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 6 सितंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर थी। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में न्यूज़ आई है, तो इसे हम देखेंगे क्योंकि यूपीएससी पूछेगी तो यही आपसे पूछ सकती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी सेट कैसे हुई थी? तो पहली बार सेटअप हुई है 1921 में। ये किसके अंदर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजन के द्वारा, याद रखनी है। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स लोकसभा के और 7 मेंबर्स राज्यसभा के। मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? तो पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट होते हैं हर साल। और कैसे होते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। और कैसे? तो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट से। अब एक ईयर के लिए टर्म रहती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स की, आपको याद रखनी है। और मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होते हैं, जो मेंबर्स हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के उसकी। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है ये कमेटी की? तो स्पीकर अपॉइंट करते हैं। 1966 तक चेयरमैन अपॉइंट होते थे रूलिंग पार्टी से, पर 1967 के बाद क्या चेंजेस आई कि कम अपोजिशन पार्टी से चेयरमैन को अपॉइंट की जाएगी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन रहेंगे वो रूलिंग पार्टी से यानी अपोजिशन पार्टी से लिए जाएंगे, रूलिंग पार्टी से नहीं। काम क्या करती है? तो कैग की जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं उसको ये एग्जामाइन करती है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखना होगा? तो पॉलिसी को ये क्वेश्चन नहीं कर सकती है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करती है, एग्जामिनेशन सॉरी, पोस्ट। तो कुछ और डिटेल्स हैं जो हमें समझना होगा। तो ये पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकती है, ठीक है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करती है जो भी अकाउंट्स हैं कैग की, उसे। और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में ये इंटरवीन भी नहीं करती है ये कमेटी। आपको याद रखनी है कि यह कमेटी एडवाइजरी नेचर की है, ठीक है। ये सिर्फ एडवाइस देती है, माइंडिंग इसकी रिकमेंडेशन नहीं रहती है मिनिस्टर्स पे। यहाँ तक कि कोई अलाउंस को ये डिसअलाउ नहीं कर सकती है। अगर कोई सी भी एक्सपेंडिचर अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को लगती है कि ये बेकार में उठाई गई हैं, तो उसे ये रोक नहीं सकती है, ठीक है। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि एडवाइजरी नेचर में, बाइंडिंग नहीं है मिनिस्टर्स पे। अब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं है, इसीलिए ये कोई सी भी अपनी रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। अब कोई सी भी अगर रिकमेंडेशन देती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उनकी रिकमेंडेशन को कंसिडर करे या ना करे, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास फाइनल डिसीजन है। जो भी ऐसी कह सकते हैं आपकी रिकमेंडेशन पब्लिक अकाउंट कमेटी बताती है उस पर। आगे बढ़ते हैं। ये इसरो के बारे में एक न्यूज़ है। कॉफ़ी टेबल बुक में कुछ रिलीज़ हुई है सक्सेसफुलनेस चंद्रयान मिशन के बारे में, इसलिए। तो चलिए अब हम चंद्रयान मिशन के बारे में देखते हैं। तो हम तीनों मिशन को देखेंगे कि कब ये लॉन्च हुई थी, कौन सी लॉन्चिंग व्हीकल से हुई थी, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 ये इंडिया की पहली मून मिशन थी, 2008 में लॉन्च हुई है। कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से? तो PSLV C11। चंद्रयान 2 2019 में ये लॉन्च हुई है GSLV Mark 3 से। चंद्रयान 3 ये तीसरी मिशन है, मून मिशन है, राइट। और सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च हुई थी, तो 14 जुलाई 2023। आपको याद रखनी है 14 जुलाई 2023 में ये लॉन्च हुई थी। कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से? तो Mark 3 या LVM 3 से। कुछ डिटेल्स हम देखेंगे अब ये चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो इसमें दो कंपोनेंट आपको याद रखनी है, विक्रम लूनर लैंडर और प्रयागन लूनर रोवर। तो लैंडर और रोवर है, दो है, आपको याद रखनी है। क्या क्या इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं? अगर यूपीएससी बेसिक आपसे नहीं पूछती है तो चांसेस है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकती है। तो डेमोस्ट्रेट करेगी, यानी क्या? सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग मून की सरफेस पे करेगी। रोवर को चलाएगी कहाँ? मून की सरफेस पे। और सिस्मिक नहीं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगी जो मून की सरफेस है वहाँ। तो ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, आपको याद रखनी है। अब इसकी दो पेलोड्स हैं इस मिशन की, आपको याद रखनी है, लैंडर पेलोड्स और रोवर पेलोड्स। यूपीएससी को अगर ज़्यादा डीप में जाना होगा तो आपसे ये पूछ सकती है कि लैंडर पेलोड्स में कौन कौन से कंपोनेंट है या रोवर पेलोड्स में कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि चंद्रयान 3 ऑलरेडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि इंडिया के लिए ये बहुत गर्व की बात थी इसे सक्सेसफुली कंडक्ट करना, राइट, ये इस मिशन को। तो चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ती, ये इसके अंदर है। अब ये काम क्या करेगी? तो थर्मल कंडक्टिविटी यानी टेम्परेचर वगैरह ये मेजर करेगी। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा, अब ये काम क्या करेगी? तो सिस्मिक सिटी चेक करेगी। लैगम्यूर प्रोब ये क्या करेगी? तो प्लाज्मा डेंसिटी चेक करेगी।
और एक पैसिव लेज़र रेट्रो रिफ्रैक्टर अरे भी है इसमें, नासा की तरफ से आपको याद रखनी है। अब रोवर पेलोड में क्या क्या है, तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एपेक्स, अब ये न्यूज़ में भी थी आर्टिकल में, राइट, जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है, और लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, लीप्सा। अब ये दोनों क्या काम करेंगे, तो ये एलिमेंटल कंपोजिशन जो है मून की वो चेक करेंगे, लैंडिंग साइट या उसकी आसपास वाली एरिया की। तो आपको ये याद रखना है। ये पहली मिशन थी जो सॉफ्ट लैंड हुई है, कहाँ, तो साउथ पोल में, आपको याद रखना है। और इंडिया फोर्थ ऐसी नेशन बन गई है यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना के बाद, जिन्होंने मून पे ऐसे मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। अब ये एक आर्टिकल आई हुई है, बहुत लंबी चौड़ी आई थी, फूड सिक्योरिटी से लेकर। अब इसमें मेंशन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये बॉडी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम समझेंगे। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है ये, ठीक है, आपको याद रखनी है। और ये कैसे कॉरपोरेशन बनी थी, तो फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1986 के द्वारा ये बनी थी। चेयरमैन कौन है इसके, तो सिविल सर्वेंट को चेयरमैन बनाई जाती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, आपको याद रखनी है। कोई इसमें मिनिस्टर वगैरह नहीं होते हैं। इन, इसकी इनिशियल जो हेडक्वार्टर्स थी, कहाँ सेटअप की थी, तो चेन्नई में, फिर बाद में इसे न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दी गई। और ये कॉरपोरेशन को कब सेट किया गया, तो आपको याद रखना है 1965 में। कुछ और डिटेल्स हम देखेंगे। अब ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉरपोरेशन है, आपको याद रखनी है। यहाँ तक कि लार्जेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है पूरी एशिया में। इसकी कुछ 5 जोनल और रीजनल ऑफिसेज भी हैं, ये भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्यों है एफसीआई, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट क्या करती है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ये इम्प्लीमेंट करती है स्टेट लेवल पे, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है ऑलरेडी। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एमएसपी की, इसलिए ये हमें समझना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनकम इक्वालिटी पे एक आर्टिकल आई थी, जहां आईएलओ ने कुछ हमें डिटेल्स बताया कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी है, और साथ साथ में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिए आईएलओ बॉडी को समझना ज़रूरी है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, काम क्या करती है, तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। कैसे, तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को लाकर। फाउंड कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी, लीग ऑफ नेशंस के अंदर हुई है, आपको याद रखनी है। ये एक पुरानी और पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल पीस प्राइज़ भी इसे मिली है 1969 में। कुछ और डिटेल्स देखेंगे, तो 8 कोर कन्वेंशन है आईएलओ की, जिसमें से 6 इंडिया ने साइन किया हुआ है। अगर बेसिक इस चीज़ पे यूपीएससी पूछेगी तो आप आंसर कर लेंगे, राइट। पर अगर इसे हटाकर यूपीएससी अगर कन्वेंशन के बारे में अगर आपसे पूछती है कि कौन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन है जिसे इंडिया ने साइन किया है, तो आपको ये याद रखना होगा। फोर्स लेबर कन्वेंशन, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इक्वल रेमुरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, ठीक है। तो ये 6 हैं जो इंडिया ने साइन किया हुआ है। कौन सी ऐसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन है जो इंडिया ने साइन नहीं किया है, तो ऐसी 4 हैं, वो हमें यहाँ ध्यान देना होगा। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। तो ये 4 है जिसे इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है, यानी साइन नहीं किया है। तो यूपीएससी बेसिक अगर आपसे बॉडी के बारे में पूछेगी तो आप आंसर कर पाएंगे, या आपसे पूछ सकती है कौन कौन से कन्वेंशन इंडिया ने साइन किया है, या आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन से कन्वेंशन इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये 3 टाइप में यूपीएससी आईएलओ पे क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर सकती है, या एक और टाइप है यानी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हमेशा रिपोर्ट इंडेक्स यूपीएससी हर साल पूछती है, राइट। हालांकि 2024 में यूपीएससी ने नहीं पूछा। तो आईएलओ 3 रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना होगा। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, दूसरी ग्लोबल वेज रिपोर्ट, तीसरी वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। तो इसे अच्छे से याद कर लें। अगर रिपोर्ट के बारे में यूपीएससी पूछती है आईएलओ से रिलेटेड, तो इस पे पूछेगी। बॉडी के बारे में पूछेगी तो हमने देखा बॉडी क्या है, हेडक्वार्टर्स कब फाउंड हुई थी, कैसे हुई थी, राइट, और कौन कौन से कन्वेंशन है उस पर।
अब हम आगे बढ़ते हैं। एमपॉक्स के बारे में न्यूज़ आई है कि कॉन्गो ने अभी कुछ वैक्सीन रिसीव करी है, क्योंकि 12 अफ्रीकन कंट्रीज में अभी ये ग्लोबल इमरजेंसी लागू हो गई वहाँ पे। तो एमपॉक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो एमपॉक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो मंकी पॉक्स इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, जो ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में होती है। सिम्टम्स क्या है? तो रैसेस हो जाती हैं जो बाद में ब्लिस्टर यानी फोड़े की फॉर्म ले लेती है। फीवर हो जाती है और लिम्स नोड में सूजन भी हो जाती है। अगर माइल्ड रहती है इन्फेक्शन तो खुद ब खुद कुछ हफ्तों में रिकवर कर लेते हैं इंडिविजुअल। अगर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम कंडीशन पे है, तो ट्रीटमेंट चाहिए होती है। अब ये फैलती कैसे है? तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, इसकी आपको याद रखनी है। कैसे होती है ये? तो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर इन्फेक्टेड स्किन से होगी तब, या बॉडी फ्लूइड से होगी तब, यहाँ तक कि सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये फैलती है। अभी तक वैक्सीन की डेवलप नहीं की गई है एमपॉक्स की, आपको याद रखनी है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ही इसमें दी जाती है, क्योंकि वही अभी इफेक्टिव इसमें साबित हो रही है। अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है एमपॉक्स की। और एमपॉक्स एंडेमिक कहाँ है? तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में। याद रखनी है, यूपीएससी चेंज करके बोल सकती है कि ये एशिया में एंडेमिक है, राइट, या ये साउथ ईस्ट एशिया में एंडेमिक है, ऐसे करके आपको स्टेटमेंट दे सकती है। अब नेशनल रिजर्वायर कुछ छोटे जो स्पीसीज हैं मैमल्स के, उन्हें सस्पेक्ट किया गया है। अभी कोई गारंटी या ऐसे 100% गारंटी के साथ नहीं कही जा सकती कि इसके नाम एम पॉक्स है यानी मंकी पॉक्स। तो ये बंदर से ही होती है, ऐसी अभी कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। पहली ह्यूमन केसेस ही देखी गई थी, ह्यूमन में ही, एनिमल्स में नहीं देखी गई है, आपको याद रखना है। 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो स्टेटमेंट चेंज करके बोल सकती है कि ये ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में देखी गई है। 97 में नहीं, 1980 में देखी गई है। या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को चेंज करके ये इंडिया में ही देखी गई है, ऐसा करके यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में आर्टिकल आई थी कि क्या केरला लॉस एंड डैमेज फंड से पैसे रिसीव कर सकती है या नहीं। तो अब ये फंड को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। लॉस एंड डैमेज फंड, एलडीएफ, ये इस्टेब्लिश कब हुई है? तो यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 मीटिंग हुई थी इजिप्ट में, उसी में ये फंड को इस्टेब्लिश की गई है, आपको याद रखनी है। अब ये करती क्या है फंड? ये पर्टिकुलर फंड तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है उन रीजन्स को जहाँ इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक लॉसेस उन्हें पहुंची हो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। अब एक्सट्रीम वेदर की वजह से, या अगर होती है एक्सट्रीम वेदर, उसके वजह से फंड रिसीव कर सकते हैं कंट्री, या अगर सी लेवल की राइजिंग हो रही है वहाँ पे इश्यूज हो रही हैं, तो ये लॉस एंड डैमेज फंड कंट्रीज रिसीव कर सकती हैं। अब एलडीएफ यानी लॉस एंड डैमेज फंड को कौन गवर्न करता है? तो गवर्निंग बोर्ड है जो इसे गवर्न करती है, वही चेक करती है कि कौन सी फंड को कैसे डिसबर्स करनी है। आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक इसकी ट्रस्टी बनी हुई है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक सर्व्स एज इंटरिम ट्रस्टी, यानी जो भी पैसे देनी होगी इस डैमेज डैमेज लॉस एंड डैमेज फंड में, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। इसमें डब्ल्यूएफ या आईएमएफ नहीं है, आपको याद रखनी है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यूपीएससी चेंज करके पूछ सकती है। कुछ फैक्ट्स थी उस आर्टिकल में मेंशन, जो आपके लिए मैंने यहाँ कवर कर दिया, कि $56 बिलियन की लॉस हुई है वेदर रिलेटेड डिजास्टर की वजह से 2019 से लेकर 2023 तक इंडिया में। माफ़ी चाहूँगा, ये एंड है पर ए बी डी गलती से वहाँ पे टाइपिंग हो चुकी है, ठीक है, तो आप उसे इग्नोर करें। बढ़ते हैं आगे। अब पीएम सीरी के बारे में न्यूज़ कवर्ड है, ठीक है। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो ये स्कीम के बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। ये काम क्या करेगी? तो 14,500 ऐसी स्कूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी, जहाँ अच्छी सी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। आपको याद रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़, इनमें ये स्कूल जो भी रहेंगी, इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड तरीके से यूनियन गवर्नमेंट उसे चलाएगी। 5 ईयर पीरियड के लिए आपको याद रखनी है, इम्प्लीमेंट की गई है इसे, तो 2022 से लेकर 2026 तक। और काम यही करेगी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एजुकेशन सेक्टर की ये स्ट्रांग करेगी और अच्छी एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को, राइट। 20 लाख स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगी इस स्कीम में। ये फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि चेंजेस कर सकती है यूपीएससी। 20 लाख से 5 लाख कर दे या 40 लाख कर दे, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है यूपीएससी के एग्ज़ामों में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में, कि ऐसी फैक्ट्स पे यूपीएससी हमेशा जनरली चेंज करके पूछती है। तो इसलिए आपको यह ध्यान देना होगा।
तो थैंक यू सो मच। आज की न्यूज़ में इतनी ही थी डिटेल्स। अगर आपको ये पसंद आई होगी या इन्फॉर्मेशन आपने गेन किया होगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।